नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और जो भी नए बच्चे हैं मैं उन्हें बता देता हूँ कि लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम एक साथ सॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि हम हर दिन 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और सिर्फ 15 क्वेश्चंस क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उससे रिलेटेड जितना भी आगे आने वाले सालों में स्टैटिक का पोर्शन आ सकता है उसको भी हम कवर करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कुछ सेंट ट्रिक्स। सेंट ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है, बल्कि अब जो रेगुलरली क्लास देख रहे हैं उन्हें पता है कि इसका मतलब है यूपीएससी की लैंग्वेज को डिकोड करना, इसे समझना। अगर आप इसे समझ गए तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी है जो आप एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो मतलब हम कर कुछ नहीं रहे, हम हर दिन 15 क्वेश्चंस को डिकोड करते हैं। ये क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे डेली देखने को मिलती है दोपहर 2:05 पर। ठीक है। अभी तक हमने 72 क्लासेस को कंप्लीट किया है, जहां पर हमने 2014 से लेके 2021 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। कुछ डेज पहले ही हमने 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट किया था और हमने उसके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक को सॉल्व। किसके हैं ये क्वेश्चंस? 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर के। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए था। अब सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब देखिए जरा, एक बात बता देता हूँ कि अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगे तो वो 1.25 या 1.5 पे वीडियो की स्पीड को कर लेना। ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। बाकी किसी ने स्टार्टिंग स्किप कर दी हो तो 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, 76 से लेके 90 तक के क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। लास्ट में आपको पता है रोज की एक्सरसाइज क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है। कितने क्वेश्चन, चाहे आपके 2 क्वेश्चन ठीक हुए हो, चाहे 5, चाहे 10, आपको मुझे बताना है। क्यों? इससे पता चलेगा कि आप डेली लेवल पर कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो, मुझे भी तो पता चलना चाहिए, है ना। अब देखो जरा, पहला क्वेश्चन जो है वो है यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमिटी से रिलेटेड। अब आपको भी एक बात पता है कि हर दिन एक नई कमेटी को पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस और यूपीएससी की लैंग्वेज पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे, है ना। क्योंकि हर एक दिन एक नई कमेटी के बारे में थोड़ी याद कर सकते हो, फिर भूल जाओगे 2 महीने बाद, है ना। तो अब इसमें थोड़ा सा क्या लगता है, एप्टीट्यूड लगता है। क्योंकि आपको पता है हर चीज नहीं पढ़ सकते, तो अब एप्टीट्यूड तो चाहिए। तो जो मैंने आपको यूपीएससी की लैंग्वेज समझाई है प्लस कॉमन सेंस लगाओगे तो इसको सॉल्व कर लोगे। 10 सेकंड्स दे रहा हूँ आपको, इसे आराम से पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। और फिर इसे थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ लेंगे कि ये क्रेडेंशियल्स कमेटी होती क्या है। ठीक है। चलिए अब जरा देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है इट इज अ कमिटी सेट अप बाय यूएनएससी। मैंने आपको क्या बोला है? होता क्या है कि ये हमेशा जब भी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ी, एजेंसी हो बड़ी, कोई बड़ा कन्वेंशन हो, कोई कोई काउंसिल हो, ये यूजुअली उसे गलत करते हैं। और जब भी ये ऐसी चीज बोलते हैं कि ये चीज तो इसका पार्ट है, ये चीज उसका पार्ट है, और वहां पे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी एजेंसी या बड़ा कन्वेंशन दिया गया है, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ झोल है। वैसे ही इन्होंने यहाँ पर भी किया, और ये हम प्रीवियस ईयर से देखते ही आ रहे हैं कि वो यही कर रहे हैं कब से। जब वो यूएनईपी देते तो वो यूएनईपी आंसर नहीं होता, जब वो आईयूसीएन देते तो आईयूसीएन आंसर नहीं होता। मतलब बड़ी बड़ी, मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी एजेंसीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर बहुत ही छोटी कोई एजेंसी दे दी जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, तो उसे यूजुअली वो करेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब देखो जरा, यहां पर एक्चुअल में यूएनएससी नहीं आना था। ये जो यूनाइटेड नेशंस की क्रेडेंशियल्स कमिटी है, ये सेटअप करता है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है। और उसके बाद एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ,
अगर वो करना चाहते थे उसको ठीक स्टेटमेंट को, तो क्या करते, इट इज अ कमिटी सेटअप बाय यूएनजीए, वो यहीं पे खत्म कर देते। बट नहीं, आपको यकीन दिलाने के लिए उन्होंने और समझाया, एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। और हम ये देखते हुए आए हैं जिस भी स्टेटमेंट को एक्स्ट्रा समझाया गया है उसको उन्होंने गलत किया है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा इनकरेक्ट। इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून, सितंबर एवरी ईयर। चलो मान लेते हैं, आपने देखा मार्च से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, मार्च, अप्रैल, मई, फिर आया जून, मतलब इसके बीच में 2 महीने हैं। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके बीच में 2 महीने हैं। बट आप एक चीज सोचो, सितंबर से लेके अगले मार्च तक का क्या, अगर 3-3 महीने के गैप, 2-2 महीने के गैप में ये हो रहा है, अगर 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 हो रहा है, तो फिर यहां पर एक बात सोचो कि यहां पर फिर ये बाकी महीने क्यों नहीं हो रहा, बाकी साल का क्या। कभी आपके दिमाग में अगर ये आता तो आपको समझ में आता, नहीं यार, ये तो अगर यहाँ पर इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा। तो यही गलत था कि ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई फिक्स्ड स्केड्यूल ही नहीं है, कोई फिक्स्ड स्केड्यूल ही नहीं है, नो फिक्स्ड स्केड्यूल। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे घुमाया, क्योंकि मैं होता तो मैं क्या सोचता, मैं ये सोचता 2 महीने का गैप इधर, 2 महीने का गैप इधर, बट बाकी सितंबर के बाद क्या होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, क्या होगा इन 6 महीनों में, कुछ पता ही नहीं है। तो इस वजह से मुझे, मैं ये समझता कि ये कुछ गलत लिखा है, या तो गैप ज्यादा होता, या तो फिर कोई और सीन होता, और कोई और सीन क्या है कि नो फिक्स शेड्यूल। ठीक है, फिर अब ऑप्शंस के हिसाब से आपको पता ही है, जब दो गलत है तो तीसरा करेक्ट ही होगा, है ना। बट फिर भी आप समझो कि उन्होंने तीसरी स्टेटमेंट जब सही करी है तो कितने आसानी से करी है। देखो, इट एसेस करता है द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स। ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस की क्रेडेंशियल कमिटी है, तो जितने भी यूएन के मेंबर होंगे उनके क्रेडेंशियल्स को ही एसेस करेगा बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू जनरल असेंबली। देखो इन्होंने ना यहाँ पे बता दिया कि ये किसको सेंड कर रहा है, यूएनजीए को। और जब यूएनजीए को सेंड कर रहा है तो फिर यूएनएससी कैसे हो सकता था इसको सेटअप करने वाला, क्योंकि जो सेटअप करता है उसको ही तो ये क्या भेजेंगे, उसको ही तो ये अपनी रिमोट रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो उससे ही आपको समझ आ जाना चाहिए था जब आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते कि यहाँ तो जनरल असेंबली की बात करिए, यहाँ एससी की बात कर रहे थे, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट में ही फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है वो बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो। देखो वैसे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपके लिए यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो जब आपको भाई पढ़ लेके टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिलती है तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि ये फिर से पूछा जाएगा, उस टाइम पर किसी रीजन की वजह से न्यूज में रहा होगा तो ये पूछ लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ऐसी चीजें जो न्यूज में पूछी आती हैं और पूछी जाती हैं वो हम किस में करते हैं आपको पता है, वो हम करते हैं मंथली करंट अफेयर सेशन में। किसमें, मंथली करंट अफेयर सेशंस में। ठीक है, जिसको नहीं पता, कोई नया बच्चा है तो उसे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हम हर महीने 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस या 100 से ज्यादा क्वेश्चंस, थोड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, बट 100 क्वेश्चन तो होते ही हैं हर महीने, हम उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, कॉल आ रही है। हाँ जी, चलिए बाद में देखते हैं। तो हर महीने हम 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैं कम से कम 50 से 60 पॉइंटर्स भी देता हूँ। पॉइंटर्स का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ फैक्ट्स जो आपको याद करने किसी ना किसी स्टेटमेंट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको देता हूँ। ओके, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं, चाहे आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस तो सबको ही करने हैं, तो क्वेश्चंस आप यहाँ पे आके कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। सिंपल सी बात बोलूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट को पढ़ना और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना बहुत डिफरेंट है। ओके, अब यहाँ पे पोलर कोड की बात करते हैं। पोलर कोड बहुत इजी था, ठीक है, उस साल पूछ लिया गया। बट द थिंग वाज दिस कि पहली दोनों स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वही है कि पोलर लिखा था तो याद रखना नॉर्थ या साउथ नहीं हो सकता। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ पोलर है तो पोलर ही होगा, मतलब दोनों पोल्स की बात करी जाएगी, इतना सोच लेना। अब सॉल्व करो, उसके बाद देखते क्या सही है क्या गलत है। चलिए।
चलिए, अब देखिए ज़रा, देखो इन्होंने बहुत अच्छे से खेला, इन्हें पता है कि सबको पता है कि पोल्स की बात करेंगे ये वो। बट इन्होंने क्या किया, एक जगह बोला कि शिप से रिलेटेड जो सेफ्टी कोड्स हैं, ठीक है? अगर उनसे रिलेटेड है ये एक इंटरनेशनल कोड, तो क्या उसे पोलर कोड बोलते हैं? क्या ये जो पोलर रीजन है उसके बीच में जो टेरिटरीज़ डिवाइडेड हैं, ऐसा इनके हिसाब से, क्या ये उससे रिलेटेड है? कोई साइंटिस्ट जो है, किस-किस कंट्रीज़ के साइंटिस्ट आकर यहाँ पे रिसर्च करेंगे, क्या उससे रिलेटेड है? क्या सिक्योरिटी एग्रीमेंट है पोलर रीजन का? अगर किसी को ये भी पता होता कि ये तो शिप से रिलेटेड है, ये एक इंटरनेशनल कोड है ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स, कहाँ पर? इन पोलर वाटर्स। अगर किसी को सिर्फ इतना पता होता है ये शिप से भी रिलेटेड है, तो भी वो क्वेश्चन कर लेता, है ना? क्योंकि बाकी जगह डिमार्केशन की, साइंटिस्ट की, सिक्योरिटी एग्रीमेंट की बात करी गई, ठीक है? तो इसमें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अब पोलर कोड आपको पता होना चाहिए क्या है और किससे रिलेटेड है, क्योंकि आगे आने वाले सालों में ये किसी स्टेटमेंट में आपको देखने को मिल सकता है कि पोलर कोड, जैसे पेयरिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना? उसमें हमने जैसे अंडर टू कोलिशन देखा, वो 2 बार आ चुका है, ठीक है? तो वो तीसरी बार भी किसी पेयर में आ सकता है। ऐसे ही पोलर कोड है, पेयर में पूछा जा सकता है अब कि पोलर कोड आगे शिप लिख दिया जाएगा, ठीक है? तो अब समझना है आपको कि हाँ, शिप से रिलेटेड है, इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी है शिप्स के लिए, कहाँ पर जो भी पोलर वाटर्स में ऑपरेट कर रही है, ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आगे पूछा जा सकता है बिल्कुल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर भी समझाने की, समझने की ज़रूरत होगी, वहाँ पर मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूँगा, टेक्स्ट में भी, और मैं समझाऊँगा भी। लेकिन जहाँ पर सिर्फ़ देखकर आगे बढ़ने वाली बात है, हम आगे बढ़ेंगे, हम किसी भी फालतू के क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो हमें पता है कि अब कोई रेलेवेंस नहीं रखता है, ठीक है? अब देखो, ऊपर हमने यूएनजीए के बारे में पढ़ा था, है ना? एक जो यहाँ पर हमारी क्रेडेंशियल्स कमेटी उसकी थी, उसके बारे में बात करी गई थी। अब पूरा यूएनजीए पे ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन बाद ही। अब ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली क्या है? इसके ऊपर क्वेश्चन है। अब देखो क्या है कि वैसे तो इसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बार-बार रिपीट होती हैं, ऑप्शंस में भी और आपके ऐसे क्वेश्चंस में भी, तो उनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, लाज़मी है। ठीक है? बट आपको मैंने एक चीज़ बताई है कि कुछ होता है बेसिक, कुछ होती है कॉमन सेंस, और कुछ होता है यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना, है ना? अगर आप यूपीएससी की लैंग्वेज को समझते हैं, तो आप बिना नॉलेज के भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, आपको मैं कितने दे रहा हूँ, आपको मैं 15 सेकंड्स दे रहा हूँ। थोड़ा सोच लो, थोड़ा समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। बट हाँ, वो कॉमन सेंस, वो यूपीएससी की लैंग्वेज समझना इस क्वेश्चन में लग जाएगा पूरा का पूरा। चलिए, चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो यूएनजीए है, वो ग्रांट करेगा ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट्स। ऑब्वियसली नॉन मेंबर स्टेट्स को ही ऑब्जर्वर स्टेटस दे सकता है। जो मेंबर स्टेट्स है वो तो पहले ही मेंबर है, उन्हें ऑब्जर्वर स्टेटस क्यों मिलेगा? तो बिल्कुल नॉन मेंबर स्टेट्स को ही ऑब्जर्वर स्टेटस मिलता है, एकदम बात ठीक है। ठीक है? उसके बाद अब तो मुझे पता चल गया ये नहीं हो सकता, बाकी 3 हो सकते हैं, ठीक है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक, जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएनजीए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप मान लो अफ्रीकन यूनियन है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये उसका ऑब्जर्वर है, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कोई भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनिज्म हो, ऑर्गेनिज्म कह रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कि आप अफ्रीकन यूनियन को देखते हैं, जैसे आप यूरोपियन यूनियन को देखते हैं, तो ऐसी कोई भी नई भी अगर बनती है ना ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी ऑब्जर्वर स्टेटस पा सकती है यूएनजीए का। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, ऑब्वियसली ऐसा होगा। ठीक है, कितनी सिंपल स्टेटमेंट है, कैन सीक, ठीक है? उसके बाद बोला है
परमानेंट ऑब्जर्वर, अब उन्होंने ऑब्जर्वर से हटा के परमानेंट ऑब्जर्वर पे आए हैं, देखना ध्यान से। परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूएनजीए कैन मेंटेन मिशंस एट द यूएन हेडक्वार्टर। अब देखो कुछ नहीं बोला ऐसा कि किस टाइप के मिशन, क्या वो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड मिशन है, क्या वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मिशन है, कुछ नहीं लिखा, बहुत वेग है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत वाइड सेक्टर को कवर कर रही है, वाइड एरिया को कवर कर रही है। तो हमें समझ में आता है जब भी वो ऐसा करते हैं कि कुछ भी स्पेसिफिक नहीं रखते तो वो स्टेटमेंट को ठीक करते हैं। देखो मैंने क्या कहा, जब भी स्टेटमेंट सिंपल है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बोला जा रहा है, कुछ भी किसी भी डेटा को रीजन वाइज या जिसे हम कहते हैं कि डेट वाइज या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जोड़कर उसे कंसाइज नहीं किया जा रहा है, उसको वाइड से बहुत ज्यादा छोटा नहीं किया जा रहा है, आप तब तक समझो कि वो स्टेटमेंट ठीक होगी। ठीक है, और ये वो नैक है जो आपको समझना है। ये कब आप समझोगे, जब इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कम से कम 3 से 4 बार कर लोगे। आपके पास बहुत टाइम है अभी एग्जाम में, ठीक है। अगर आप रोज के 3 घंटे भी देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तब भी 3 से 4 बार आप रिवाइज कर लेंगे और आपको वो नैक आ जाएगा कि हाँ मुझे क्या करना है और किस तरीके से स्टेटमेंट को गलत किया है, किस तरीके से स्टेटमेंट को सही किया है। जब भी आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसको बार बार देखिए कि यूपीएससी ने कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत करी और किस चीज को ऐड करके गलत करी, तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, 1 2 3 जो है वो करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यूएनजीए के बारे में देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आ सकता है यूएनजीए, तो इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बट मैं मेन मेन चीज आपको बताता हूँ कि क्यों इसे बनाया गया, क्या इसका बैकग्राउंड था। सबसे पहले तो आपको याद रखना है 1945 में बनी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है, और अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले एक लीग ऑफ नेशंस हुआ करती थी। लीग ऑफ नेशंस फेल कर जाती है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म फेल कर जाता है, तो उसके बाद ये इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन बनाने के लिए यूएनजीए को बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है। ये रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता है कि वो रीजन के पीछे भागते हैं यूपीएससी वाले, बोलते हैं कि ये चीज बनी है तो क्यों बनी, क्या रीजन था इसके पीछे, है ना। उसके बाद 193 मेंबर स्टेट्स हैं और हर किसी का इक्वल वोट है। प्लीज इस चीज को याद रखना कि हर किसी का इक्वल वोट है। अब ये क्या क्या करती है, पॉलिसी मेकिंग पे काम करती है, बजटरी पावर्स इसके बाद है कि यूएन का बजट कितना रहेगा वो ये डिटरमाइन करती है, इलेक्टोरल पावर इसके पास है कि जो भी नॉन परमानेंट मेंबर है ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, कब कौन मेंबर उसमें इलेक्ट होगा उसके ऊपर ये उसके इलेक्शन से रिलेटेड इसके पास पावर है। ECOSOC का मेंबर कौन बनेगा उसकी इसके पास पावर है। और जो सेक्रेटरी जनरल है किसका, ऑब्वियसली यूएनएससी का, उसको वो कौन अपॉइंट होगा, उसकी रिकमेंडेशन भी कौन देता है, यूएनजीए। यूएनजीए का बहुत वाइड क्या है, वाइड एरिया है, प्लीज इस चीज को याद रखना। और किस पे काम करता है, पीस एंड सिक्योरिटी पे, यूनाइटिंग फॉर पीस पे, जिसके लिए बनाया गया है ना, इसलिए तो बनाया गया है कि इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन बना के रखा जाए। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जो इसका इलेक्ट होता है यूएनजीए का, वो 1 साल के लिए होता है। और जर्नली इसकी जो जिसे हम कहते हैं रिकमेंडेशन है यूएनजीए की, जर्नल असेंबली है ना, नाम से देखो जर्नल असेंबली, तो नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस होती हैं। बट यूएनएससी जो होता है ना, जब यूएनएससी का रेजोल्यूशन लिया जाता है तो वो हमेशा मैंडेटरी होता है, बाइंडिंग होता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस, क्योंकि ऊपर यूएनएससी को इंट्रोड्यूस कर दिया था तो हो सकता है आगे आने वाले सालों में यूएनएससी आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, इस वजह से। अब इंडिया एंड यूएनजीए, ऑब्वियसली इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर था यूएनजीए का। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो बनी थी वो 1953 में कौन बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो मैं बोलता हूँ आप उतना उतना पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड इन इंडिया, ठीक है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया बोलो, टी बोर्ड इन इंडिया बोलो, सही बात है दोनों ही। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, उस टाइम पर ये टी बोर्ड जो है काफी न्यूज में चल रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ, मखाना बोर्ड हो गया, ट्यूमेरिक बोर्ड हो गया, सारे कॉफी बोर्ड हो गया, ये सारे ही न्यूज में चलने लगे। ठीक है, तो अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, वो हम कहाँ पे कवर करते हैं, करंट अफेयर्स की मंथली सीरीज में, है ना। एक तो मंथली सीरीज चल रही है और डेली बेसिस पे भी आप अपडेटेड रहो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं डेली सेशंस लेके आता हूँ जिसमें मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, करंट अफेयर्स का रोज। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें मैं आपको प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट और मेंस रिलेटेड फैक्ट दोनों आपको बताता हूँ। ठीक है, और मंथली बेसिस पे जो है हम स्पेसिफिकली फोकस करते हैं प्रीलिम्स पे। ठीक है,
अब देखो जरा, टी बोर्ड इन इंडिया की बात अगर हम करें तो फिर से 10 सेकंड दे रहा हूँ, थोड़ा इसको पढ़ लो, छोटी छोटी स्टेटमेंट है, फिर हम देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, चलिए, अब देखिए जरा, यहां पे दिया गया है टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बोर्ड। अब देखो, मुझे तो पता है कि टी एक्ट 1953 है, ये स्टैट्यूटरी है, बट क्या पता आपको ना पता हो, तो इसको कोई बात नहीं, जो नहीं पता होता उसमें डैश लगाओ, आगे बढ़ो। क्योंकि इधर जिस तरीके से स्टेटमेंट्स को फ्रेम किया गया है, ऑप्शंस को सॉरी, तो हमें पता है कोई भी दो ही करेक्ट है। तो अगर एक चीज नहीं भी पता ना, आपके पास तीन स्टेटमेंट है, उससे आप डिटरमाइन कर सकते हो, इसको हटा दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो अभी के लिए कि स्टैट्यूटरी है या नहीं है, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि अटैच्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से। अब देखो, यही प्रॉब्लम है कि ये जो मिनिस्ट्री देते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस देते हैं, ये गलत देते हैं, ठीक है। ये यूजुअली गलत ही देते हैं। अब किसी एक साल में एक बार ठीक दे दी तो बात अलग है, पर 2014 से लेके अब तक हम देखते हुए आ रहे हैं कि ये गलत ही दी गई, ठीक है। अब ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एंड वेलफेयर के अंदर नहीं है। तो अगर आपने अपने यूपीएससी की लैंग्वेज को समझने वाले तरीके से ये पता लगा लिया मिनिस्ट्री दी है और सिर्फ मिनिस्ट्री पे ही बेस्ड है ये पूरी की पूरी मतलब की स्टेटमेंट, तो मिनिस्ट्री गलत है। चलो, आपको ये यूपीएससी की लैंग्वेज को आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है, बट अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसके अंदर आती है, क्योंकि आगे आने वाले सालों में किसी स्टेटमेंट में डाल दिया फिर क्या करोगे। तो देखना ये किसके अंडर आती है, कॉमर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। फिर उसके बाद क्या है, द टी बोर्ड्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। अब देखो, क्वेश्चन ये था कि मुझे नहीं पता, चलो मुझे नहीं पता, नहीं पता छोड़ दिया मैंने, कोई बात नहीं, पर मुझे इतना पता है टू करेक्ट नहीं हो सकता, तो टू वाली सारी स्टेटमेंट को मैं निकाल दूंगा एक ही स्टेटमेंट की, कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता हेडक्वार्टर कहाँ पे, मैं इतना याद कैसे करके चलूं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस एट दुबई एंड मॉस्को। अब एक चीज समझो, उन्होंने यहाँ पे इसे सिंपल रखा, उन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ यहीं पे ओवरसीज ऑफिसेज है, उन्होंने बोला कि द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिसेज एट दुबई एंड मॉस्को। बट यहाँ देखो, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं किया ना कि सिर्फ यहीं पे है और दो ही हैं जो कि यहाँ पर है, नहीं, इन्होंने बोला कि ओवरसीज ऑफिसेज है। तो बिल्कुल जो जैसे मैं कहता हूँ, यूपीएससी की लैंग्वेज को आप अगर समझोगे तो आपको समझ में आएगा, जब भी उन्होंने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया ना कि सिर्फ यहीं पे है, इतने ही ऑफिसेज हैं जिनमें से यहाँ यहाँ पर है, तो वो कभी गलत नहीं करता। उसने इस स्टेटमेंट को बिल्कुल सिंपल रखा है, तो मुझे समझ में आ गया फोर तो करेक्ट होगा। अब फोर करेक्ट है तो मैंने इसको भी निकाल दिया, मेरे पास दो ही ऑप्शन है कि 3 and 4 या 1 and 4। अब एक बात सोचो, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक क्या है, ठीक है। मुझे तो साफ दिख रहा है कि स्टैट्यूटरी बॉडी या बेंगलुरु हेड ऑफिस होगा या नहीं होगा, इनमें से दो है। अब यहाँ पे काम करती है नॉलेज। अब मैं वही आपसे एक चीज बोलता हूँ हमेशा कि जब भी यूपीएससी का एग्जाम सॉल्व करना है तो एप्टीट्यूड प्लस नॉलेज आपके पास दोनों होनी चाहिए। आप देखो, अपने एप्टीट्यूड से दो ऑप्शन तक पहुंच गए, दो ऑप्शन तक पहुंच गए, लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना पता होता कि टी बोर्ड जो है हमारे इंडिया में जो वो चलता है वो टी एक्ट से चलता है, जो बहुत पहले बना दिया गया था 1953 में ही, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते, आपको पता चल जाता वन, ठीक है, ठीक है। मेरे को पता है हेड ऑफिसर्स याद नहीं रहते, बट यार इतना तो पता है कि कोई बड़ा बोर्ड है तो उसके लिए कोई एक्ट है या नहीं है, इतना तो पता होना चाहिए, है ना। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हम। अब देखो जरा, ये किसके अंडर आता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टी एक्ट 1953, ठीक है। तो क्या क्या करेक्ट है, 1 और 4 करेक्ट है। अब थोड़ा सा टी बोर्ड इन इंडिया के बारे में जान लो, ठीक है, अगर नहीं पता तो अब पता चल जाएगा। 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, बट इससे पहले एक एक्ट आ गया था, टी एक्ट 1953, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके तहत ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। उसके बाद ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मैंने बताया आपको अभी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। 17 रीजनल ऑफिसेज है, बट याद करने की जरूरत नहीं है।
हर 3 साल में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब जो इसके मेंबर्स होते हैं उनका। उसके बाद चलते हैं कितने मेंबर हैं, 31 है प्लस चेयरमैन है, नहीं याद रखना है, जिसके ऊपर टिक मारा है सिर्फ वो याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि कंप्राइजेज, इतना कुछ याद नहीं रखना। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी चीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में रखी जाती है वो इसीलिए रखी जाती है क्योंकि उनका ट्रेड इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से जो की ऑब्जेक्टिव है उसमें सबसे पहली चीज दी गई है एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना, क्वालिटी कंट्रोल एंड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना। क्यों? ऑब्वियसली आप देखोगे कि जब एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं तो आपको उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी वो इंटरनेशनली क्या कर सकती है, इंटरनेशनली कॉम्पीट कर सकती है। इस वजह से हमारे यहाँ की बहुत ही जिसे हम कहते हैं फेमस टी कौन सी है, दार्जिलिंग टी, ठीक है। तो उसको क्या है, उसको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। ओके, क्यों? क्योंकि अब वो इतनी फेमस है तो वो बाहर जाके बहुत ज़्यादा हमें मुनाफा करवाती है। उसके बाद प्रोडक्शन को एनहांस करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना है, स्मॉल ग्रोअर्स को सपोर्ट करना है, लेबर्स का वेलफेयर करना है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को एनहांस करना है, बेटर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे किया गया, यहाँ पे लिखा भी है। टी मार्केटिंग कंट्रोल ऑर्डर निकाला गया था 2003 में। उसमें बोला गया था मैंडेटरी 50% जो सेल होनी चाहिए वो ऑक्शंस के थ्रू होनी चाहिए, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है, और अब अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए तो आपको याद रखना है कोलकाता में, ठीक है। आगे बढ़ते ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने इसीलिए डाला है ना, इसके पीछे का एक रीजन है कि एक स्कीम थी जो स्टार्ट करी गई थी 2021 में, टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। अब देखो ये उस टाइम पर ऐड करी गई थी, इस वजह से क्वेश्चन पूछा, 2021 में ऐड करी गई थी, 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया, बट अब 2026 में एंड हो रही है तो इस साल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम से रिलेटेड। ये हम कहाँ करेंगे, ये हम करंट अफेयर्स में कंप्लीट कर लेंगे स्कीम के बारे में, ठीक है। ये क्या है थोड़ा सा जान लो कि अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एम टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड वर्कर्स वेलफेयर, इससे रिलेटेड ये काम करती है टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम। 2021 से 2026 के लिए 5 साल के लिए खोली गई थी, 21 में खोली गई थी, स्टार्ट करी गई थी, इस वजह से 2022 में क्वेश्चन पूछा, 2026 में खत्म हो रही है तो 2026 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग देखो ये सिंपल है, इसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपली क्या है ये। देखो ग्रीन वॉशिंग का सिंपल सा मतलब है, मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी है, ठीक है। आप हो जनता, आप हो जनता, आप हो जनता, आप हो जनता, आप हो जनता। अब आपके दिमाग में क्या है कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है। आपको ये पता है कि कोई भी एक कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही है तो वो नेचुरल चीज़ों को और एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है, उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। तो यू वांट कि वो कुछ ऐसे मेजर्स भी ले जिससे क्या हो कि चीज़ों को इको फ्रेंडली बनाया जा सके। अब ये कंपनी क्या करती है, ये आपके सामने तो प्रोडक्ट पे लिख दिया, ठीक है, और शो कर दिया कि हाँ हम तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर एक्चुअल में वो उतना ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, और इसी को ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। कि जब कोई कंपनी ये शो करे कि हम इको फ्रेंडली और इन्वायरमेंटली साउंड टेक्निक्स को यूज करके अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट एक्चुअल में वो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे, और अपनी जितनी भी चीजें हैं, मतलब कि जैसे हम आप समझ लो कि अपने जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करके बना रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आपको धोखा दिया जा रहा है, और उसी को ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें यही बोला गया, कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड, ठीक है। तो आगे आने वाले सालों में ग्रीन वॉशिंग को एज अ टर्म बेस्ड क्वेश्चन की जगह एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो प्लीज आपको पता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से ग्रीन वॉशिंग होता क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओहो हो, ज्योग्राफी का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, उस पर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है, और मैं कहूंगा ये आपको पता होना चाहिए, और इसके आगे आने वाले सालों में भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको कुछ ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ही, मैं हमेशा आपको क्या कहता हूँ, आप अगर सोचते हैं ना कि आपके पास, समझ लो मान लो आपके पास सिर्फ 1 महीना है रिवाइज करने के लिए, और आपके पास ऑप्शन है कि यार मैं क्या करंट अफेयर्स रिवाइज करूँ या कोर सब्जेक्ट्स को करूँ, हमेशा कोर सब्जेक्ट्स के पास जाना। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, ठीक है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। जब आप एग्जाम में जाएंगे ना बैठने, मैं आपको सच बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आप जब उस वहां बैठे होंगे और जब आप पेपर खोल के देखेंगे, हो सकता है कि 50% करंट अफेयर्स आपको आती ही ना हो,
50% करंट अफेयर्स आपको आती ही ना हो। मान लो अगर 30 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको आएंगे ही नहीं, आपके ऊपर से निकल जाएंगे। भाई ये क्या हो रहा है? आप उनमें से उन 15-20 में से 10 से 12 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है। बट बाकी 15 से 20 क्वेश्चन जो आपको आते होंगे ना, वो पता है क्यों आते होंगे? क्योंकि आपकी नॉलेज और जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आ रहे होंगे। पर बाकी जो 60 क्वेश्चन है मान लो, वो आ रहे हैं आपके कोर सब्जेक्ट से। कोर सब्जेक्ट्स को किसे हम मानते हैं? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री बोल दिया था ना मैंने, हाँ, पॉलिटी, ठीक है। इन चार जो सब्जेक्ट से अगर 60 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं ना कहीं घुमा फिरा के, ये वो आप एलिजिबल हो इनमें से 50 क्वेश्चन करने के। तो मैं हमेशा आपसे कहूंगा कि कोर सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर से बाउंसर निकल जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपके कोर कॉन्सेप्ट्स तैयार हैं, आपके कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप धोखा खा जाए, ठीक है। बट हाँ, करंट अफेयर्स में ऐसा होगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, कितनी ही ज्यादा मैगजीन पढ़ लो, कुछ भी कर लो, बट प्लीज अपने दिमाग को इस तरीके से रेडी करवा के जाना कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मेरे सर के ऊपर से जाएंगे। ये हमेशा मान के जाना, ठीक है। नहीं तो वहां पर जब आपको शॉक लग जाएगा ना, तो उस शॉक से बाहर निकलने में ही 10 मिनट चले जाएंगे। बट आपको वो शॉक नहीं लगने देना अपने आप को। आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। आपको प्रिपेयर रहना है कि मुझे सबसे पहले इन 60 क्वेश्चन पे कमांड बनानी है, ठीक है। उस पेपर में आपको पेपर पर हावी होना है, पेपर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, शौक में नहीं आना है। अब वही ये क्वेश्चन है, 15 सेकंड दे रहा हूं, थोड़ा समझ लो, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, चलिए, अब देखिए जरा, हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो, अगर नहीं पता ना, अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा देता हूँ आपको। पीछे मैंने सब कुछ लिख दिया है, बस मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूं। आपको दो टाइप के क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सन है, मान लो ये सन है। यहाँ से अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारी प्यारी, बहुत प्यारी अर्थ है। यहाँ से इसका एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो रहा है, और ये हाई क्लाउड्स है, ठीक है। ये हाई क्लाउड्स है, ये हाई क्लाउड्स है। ये जो हाई क्लाउड्स होते हैं ना, ये बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, और आईसी होते हैं, आईसी, ठीक है, आईसी होते हैं। और अब जो इसके नीचे वाले जो क्लाउड्स हैं, ये थोड़े से थिक होते हैं। जो आपको अर्थ के पास देखने को मिलेंगे ना, ये बहुत ही थिक होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको साइड में बनाता हूँ ताकि मैं प्योर कॉन्सेप्ट आपको समझा पाऊँ। मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको आपका टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोला है? हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इन्होंने बोला कि जो हाई क्लाउड्स है वो रिफ्लेक्ट करते हैं सोलर रेडिएशन को, ठीक है। आपसे उन्होंने ये बात बोल दी है, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। देखो क्या होता है, ये जो यहाँ से आपको सन की रेज आती हुई दिखेगी ना, ये कैसी होती है? ये शॉर्ट वेव होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है इसकी। शॉर्ट वेवलेंथ बोल देता हूँ। अब क्या है कि ये ना, बिल्कुल भी जो अपर क्लाउड्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। यहां से डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा? यहां से डायरेक्टली आपको सनलाइट नीचे तक पहुंचती हुई दिखेगी, ठीक है। बट हाँ, जब ये सनलाइट वापस ऊपर जा रही होती है, अब ये कैसी बन गई है? शॉर्ट वेव की जगह अब ये लॉन्ग वेव बन गई है, जब ये रिफ्लेक्ट होती है। या फिर मैं बोलूँ कि जब भी एल्बिडो आपको देखने को मिलता है अर्थ सरफेस पे, तो ये क्या है? इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉन्ग वेवलेंथ होती है इसकी, जब भी ये रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है।
अब जब ये यहाँ तक पहुँच गई ना, बट अब ये जो आपको आईसी क्रिस्टल क्लाउड देखने को मिल रहे हैं ना, इनकी एक प्रॉब्लम है, इनकी एक प्रॉब्लम है कि ये क्या करते हैं, ये हीट एब्जॉर्ब, ये ना रिफ्लेक्ट कर देंगे, ऐसे समझ लो, ये रिफ्लेक्ट कर देंगे वापस। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा। तो बिल्कुल भी कूलिंग इफेक्ट ये नहीं करते। अब जो इन्होंने पहली स्टेटमेंट लिख दी है ना, जो इन्होंने पहली स्टेटमेंट लिख दी है, वो किसके बारे में लिख दी है, वो लिख दी है इन्होंने लो क्लाउड्स के बारे में। वो इन्होंने लिख दिया लो क्लाउड्स के बारे में। मतलब लो क्लाउड्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर जैसे सन रेडिएशन इधर आ रही है, तो बिल्कुल ये इसे रिफ्लेक्ट कर देंगे, ये रिफ्लेक्ट कर देंगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि सरफेस कूल हो जाएगा, सरफेस कूल हो जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने ये क्या कर दिया है कि ये हाई क्लाउड की दे दिया इन्होंने डेफिनेशन, उल्टा कर दिया इन्होंने। High clouds have a high absorption infrared radiation emitting from the earth surface and thus cause warming effect। बिल्कुल, ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। जो ये वाले क्लाउड है, जो हाई क्लाउड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और जब ये ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करके ये अपनी हीट को फेंकना शुरू करेंगे, और इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है। इसीलिए जो ड्यू ड्रॉप है वो भी यहाँ पर विंटर्स में फॉर्म नहीं होती। ठीक है। तो हाई क्लाउड क्या करता है, हाई क्लाउड पहली बात तो रिफ्लेक्शन कर नहीं पाता, ये एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन की वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पर ये अपने आसपास के एरिया को गर्म कर देगा। वहीं पे जो लोअर क्लाउड्स है वो क्या करते हैं, वो अच्छे रिफ्लेक्टर हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, और इस वजह से जो आसपास का जितना भी यहाँ पर आपको जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, वो ठंडा देखने को मिलेगा। ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो एक चीज हमने पहले भी देखी थी, एक बार ऐसे ही दो स्टेटमेंट में चीजों को डिफाइन किया गया था, और उसमें भी ऐसे उन्होंने किया था कि इसको इंटरचेंज कर दिया था इनकी डेफिनेशन को, और वही इन्होंने यहाँ पे किया है। ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मैंने आपके लिए क्या किया है, यहाँ पर चीज़ों को समझा दिया। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि हाई क्लाउड्स जो हैं वो आइस क्रिस्टल से बने हुए होते हैं, थिन होते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है। और ये पुअर रिफ्लेक्टर होते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के, जिन्हें इंसोलेशन भी बोला जाता है। ठीक है। बट ये क्या करते हैं, ये जो आउट गोइंग है ना, मतलब जो रिफ्लेक्ट होने के बाद लॉन्ग वेव आपको देखने को मिलेगी, लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट जो देखने को मिलेगी, रेडिएशन देखने को मिलेगी, उसको ये बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इस वजह से क्या करते हैं, ये नेट वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को भी गर्म कर देते हैं। ठीक है। बट वहीं पर जो आपके ये वाले हैं लो क्लाउड्स हैं, वो डेंस होते हैं, डार्क होते हैं, मोटे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, और वाटर ड्रॉपलेट से बने हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर होते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन के। मतलब कि अगर आपको लोअर क्लाउड्स फॉर्म्ड दिख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे दूसरे क्लाउड्स बना देता हूँ, ये क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्ट कर देंगे, और इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको देखने को मिलेगा जब भी आपको काले घने बादल देखने को मिलते हैं, उसके बाद जो हवाएं हैं वो भी ठंडी बहना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं सोलर रेडिएशन को। और जब भी आपको हाई क्लाउड देखने को मिलेंगे, मेनली व्हाइट कलर के होते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो तो नेट वार्मिंग इफेक्ट ही क्रिएट करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, इतने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, एंड ये तभी होंगे जब आप अच्छे से अपने कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे। ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे 82nd क्वेश्चन, प्योरली 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 एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसमें और कुछ नहीं कर सकते। एप्टीट्यूड लगा के कैसे सॉल्व करोगे, करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। जब भी कुछ स्पेसिफिक ना बताया गया हो, तो आपको स्टेटमेंट को सही मानना है। ठीक है। मैंने हमेशा आपको समझाया। चलिए, तो आपके पास है 10 सेकेंड्स, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, अब देखिए, अब ये बीडी बीडी जो है, ठीक है, अब हमें नहीं पता भाई साहब ये कौन सी ट्राइब है, कहाँ के लोग हैं, हमें नहीं पता भाई, कहाँ तक याद रखोगे। ठीक है। अब देखो बोला गया, इज अ लार्ज रेफ्यूज सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्ट कीनिया। इन्होंने ये भी नहीं लिखा कीनिया,
इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया बहुत ही ज्यादा। कीनिया के अंदर भी जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, ये कितना आसान है इनके लिए, साउथ कर देना, ये वेस्टर्न कर, वेस्ट की जगह ईस्ट कर देना बहुत आसान है इनके लिए, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया, इतना स्पेसिफिक कर दिया यार। और जब भी वो स्पेसिफिक करते हैं वो उसे गलत ही करते हैं। और यहाँ पर क्या था, ये नॉर्थ वेस्टर्न कीनिया नहीं था, युगांडा था, ठीक है। ये हो गई गलत। अब देखो उन्होंने बाकी दोनों स्टेटमेंट को कितना जर्नल रखा है। कुछ लोग हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर लिव इन बीडी। अब एक बात बताओ, हो सकता है सम पीपल का मतलब दो भी है, तीन भी हैं, 10 भी हैं, 100 भी हैं। अब अगर एक बात बताओ, कल को कोई उठ के आ जाए, कोई डेटा ले आए, अगर स्टेटमेंट को गलत करती है यूपीएससी, और कोई आ जाए कि नहीं जी वहां से तो 3 लोग ऐसे थे जो यहाँ पे रह रहे हैं इनके साथ, आपने कैसे कह दिया ये गलत है। यूपीएससी कभी इतना बड़ा रिस्क लेता ही नहीं है, ठीक है, नहीं तो उसका कोर्ट में केस चला जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि वो ऐसी स्टेटमेंट जब बहुत ही वाइड रखे कि कुछ लोग हैं जो साउथ सुडान की सिविल वॉर से अब बीडी बीडी में रह रहे हैं, उन्होंने बोला कुछ लोग, ठीक है। तो ऐसी स्टेटमेंट ठीक होती है। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन दादाब रेफ्यूज इन कीनिया। अब मैंने क्या बोला, कुछ लोग हैं, जाते होंगे भाई, हमें क्या पता, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी वो सिंपल रख रहे हैं स्टेटमेंट को, वो उसे गलत नहीं करेंगे, ठीक है, उसको वो गलत नहीं करेंगे। उन्होंने देखो कितना स्पेसिफिक किया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कीनिया, नॉर्थ वेस्टर्न, वो कीनिया भी लिख सकते थे, ठीक है, वो युगांडा भी लिख सकते थे, बट उन्होंने आपको स्पेसिफिक करने की कोशिश करी। और वो ऐसी स्टेटमेंट्स को गलत करते हैं, इस बात को याद रखना। बट हुआ होगा ऐसा कि किसी रीजन की वजह से उस टाइम पे न्यूज में रहा होगा, तभी ये पूछा गया, नहीं तो नहीं पूछते हैं वो, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है वो आप करो। बहुत पॉजिटिव कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके मुझे बताते हैं कि हाँ उससे बहुत हेल्प हो रही है, एग्जाम ओरिएंटेड है। मुझे बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, तो 2 3 जो है वो करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 83rd क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। कि ये बोला गया कि इनमें से कौन से मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स, ठीक है। अब मुझे बस इतना पता था कि इनके बीच में हमेशा लड़ाई होती है, और मुझे पता था कि इनमें से एक टर्किक स्टेट है, तो मैं ये देखता कि 1 और 2 कहाँ पे नहीं है साथ में, ठीक है। तो मुझे तो ये, तो मैं इसको ही उड़ा देता, क्योंकि हमेशा आर्मेनिया और अजरबैजान में लड़ाई रहती है। और जब आप पढ़ेंगे तो दोनों में से मुझे इतना पता था कोई एक जो है वो क्या है, कोई एक जो है वो टर्किक स्टेट है, ठीक है। बट अब उसके आगे अगर बढ़ना है तो फिर थोड़ी नॉलेज चाहिए, और इसे आप कोई ट्रिक, कोई एप्टीट्यूड किसी से नहीं कर सकते। इट वॉज अ प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, और उस साल किसी वजह से न्यूज में रहा होगा, इसी वजह से ये चीज पूछी गई है, नहीं तो वो नहीं पूछते, ठीक है। तो सिर्फ अजरबैजान और जो उज्बेकिस्तान है, ये दोनों टर्किक स्टेट है, ये दोनों टर्किक स्टेट है, ठीक है। तो सी का क्या है, 2 and 5। अब ना, अब नहीं पता अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट के बारे में, तो अब थोड़ा सा जान लो क्या है क्या नहीं है। देखो 2009 में इसे बनाया गया था, यूजुअली उसी मतलब कि रीजन में इसको बनाया गया जहां पर बोला गया कि टर्किक स्पीकिंग नेशन जो होगा वही इसका पार्ट बन पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसमें 8 जो कंट्रीज है उन्हें ऐड किया गया, ठीक है। कौन कौन सी, अजरबैजान, आपकी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्की, उज्बेकिस्तान, और ऑब्जर्वर स्टेटस किसको है, हंगरी, तुर्कमेनिस्तान एंड नॉर्दर्न साइप्रस। तो आपको पता है कि टर्की तो होना ही था, और साइप्रस भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, वो तो होना ही है, ठीक है। ऐसे याद करने के तरीके बता रहा हूँ आपको। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान तो एक साथ ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अजरबैजान, हंगरी और तुर्कमेनिस्तान आपको याद कर, तुर्कमेनिस्तान भी इनके साथ ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये वो कंट्रीज है। ओके, अब ना मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया है, ठीक है, वैसे तो मुझे नहीं लगता ये 2028 से पहले अब क्वेश्चन आने वाला है, बट फिर भी एक बार पढ़ लेना, जो मैंने चीजें इधर मेंशन करी है सिर्फ उतना देख लेना, ठीक है। क्यों बनाया गया, इतना देख लो ऑब्जेक्टिव कि जो कॉमन लैंग्वेज है उसे प्रमोट किया जा सके, इनकी जो कॉमन हिस्ट्री है, क्योंकि लैंग्वेज से हिस्ट्री भी जुड़ी हुई होती है, कल्चर भी जुड़ा हुआ होता है, तो उसको प्रमोट करना है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है उसको स्ट्रेंथन करना है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना है, एनर्जी लिंक्स क्रिएट करने हैं इन मेंबर कंट्रीज में, ठीक है, इसीलिए इसे बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था,
ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था, इसमें आपको थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। उस टाइम पर किसी रीजन की वजह से तीनों ही चीजें जो है वो न्यूज में रही थी, तो आपसे पूछ ली गई। ठीक है, बट हाँ, इसको आप बोल सकते हो कि इसको आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से कर सकते हो, प्योरली। ठीक है, चलिए। तो आपके पास है 10 सेकेंड्स, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए। चलिए, अब देखो, अगर कोई आके बोल दे कि दोनों में लार्जेस्ट लार्जेस्ट लिखा था तो वो गलत कर दिए, बट मैं कहूंगा ऐसी ना उल्ट पटांग ट्रिक्स की तरफ मत जाना। सिर्फ उतना देखना कि जितना सेंस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता था यार वो ठीक दे देते, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे गुजरात नहीं होना था। जो लार्जेस्ट सोलर पार्क आपको इंडिया में उस टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ देखने को मिला था, वो कौन सा था उस टाइम पर? जो भादला सोलर पार्क है वो देखने को मिला था, वो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान। यहाँ पर आपको जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया देखने को मिलता है, वो कौन सा है? वो एक्चुअली एमपी और तेलंगाना में है। एमपी में 600 mg का है। ठीक है, और जो तेलंगाना है वहाँ पे 100 mg का है। तो गोवा तो नहीं होना था। ठीक है, तो ये दोनों जो थे वो इनकरेक्ट थे। बाकी केरला के पास फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये तो बहुत टाइम से न्यूज में चल रहा है। उसका नाम क्या है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखो, आपको एक चीज बताता हूं मैं। यही वो क्वेश्चंस हैं जिनके लिए मैं आपको पॉइंटर्स प्रोवाइड करता हूं। मैं उनको बता रहा हूं जो कि रेगुलरली करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, जो मैं आपको पॉइंटर्स प्रोवाइड करता हूँ ना, जो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको 50 पॉइंटर्स भी दे रहा हूँ साथ में, वो इन्हीं क्वेश्चन के लिए। वो ऐसी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो ये कभी कभार पूछ लेते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो उन एग्जाम के क्वेश्चंस को आप कर पाओ, इस वजह से मैं आपको पॉइंटर्स देता हूँ। और इन पॉइंटर्स को याद करना बहुत आसान है, बस बार बार पढ़ते रहोगे। 50 पॉइंटर्स को रिवाइज करने में आपके 25 मिनट लगते हैं। 25 मिनट। ठीक है, वो भी ज्यादा ही कह रहा हूं मैं, 25 मिनट भी। ठीक है, तो और अगर जब दूसरी बार करोगे तो 20 ही लगेंगे, तीसरी बार जब करोगे तो 10 ही मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो याद होती चली जाती है, फिर उनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हम कुछ भी अपने साथ लेके जा नहीं सकते। आगे आने वाले सालों में फिर ये डेटा चेंज हो जाएगा तो चीजें न्यू पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना। जहां दिमाग लगाना है मैं आपको बता दूंगा। ओके, 85th क्वेश्चन है, प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, और उन लोगों की मैं ट्रिक यहाँ पे आपके लिए गलत बता दूंगा जो ये कहते हैं डेटा दिखते ही गलत मार दो। भाई, डेटा देखते ही कभी गलत मत मारना। डेटा हमेशा जब गलत किया जाता है तो बहुत एक्सट्रीम किया जाता है, कभी ऐसे नहीं किया जा सकता कि 11 को 12 कर दिया, 12 को 10 कर दिया। हमेशा जब डेटा को वो गलत करेंगे तो वो 100 को 200 कर देंगे, या 100 को एकदम ही 40-50 कर देंगे। ठीक है, इतना वो डेटा में डिफरेंस लेके आते हैं, तभी वो उसको गलत करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर आप कंफ्यूज हो ना कि यार 10 था या 11 था, या 11 था या 12 था, कुछ कोई भी डेटा किसी से भी रिलेटेड है, बहुत क्लोज कॉल है, तो आप हमेशा याद रखना वो गलत नहीं किया है भाई उन्होंने। वो हमेशा गलत करते ही ऐसे कि वो एकदम एक्सट्रीम बनाते हैं डेटा को। तो मैं उन लोगों की यार ट्रिक गलत कर दूंगा जो ये बोलते हैं कि डेटा दिखे और उसे काट दो। भाई, ऐसा नहीं होता है, मत करना कभी भी। ठीक है, इसलिए मैंने कभी आपको ये बोला भी नहीं डेटा दिखते ही आप गलत मार दो। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? देखो, बोला गया, अ कोस्टल स्टेट, ये प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अ कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश द ब्रेथ। अब देखो, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना, ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया गया? भाई, ये लॉज ऑफ सीज जो है ना, ये बने थे 1982 में। इसको उस टाइम पर हो गए थे 40 ईयर्स। ठीक है, अगर किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि यार ये क्यों पूछ लिया, भाई इसीलिए पूछ लिया क्योंकि 40 साल पूरे हो गए थे, तो क्वेश्चन आना ही था। मैंने आपको बोला है 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100, जब भी ऐसे आपको साल पूरे होते हुए दिख रहे कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, कोई हमारा मिशन था, कोई हमारी देश की स्कीम थी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये सब हम करंट अफेयर्स में करते हैं। अगर उस टाइम पर मैंने करंट अफेयर्स ली होती मैं इसे बिल्कुल कवर करता।
ठीक है, तो ऐसे लिखा गया है, अ कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश द ब्रेथ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू अ लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स। देखो क्या बोला गया है, समझ लो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, यहीं पे मेनली हमें क्या है, हमें मेनली यहीं पर अपनी कोस्टल बाउंड्रीज देखने को मिलती है ना, फिर गुजरात है, गुजरात में देखने को मिलती है, इस तरीके से बना देते हैं गुजरात को, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये बोला गया कि हमारी जो बाउंड्री है ना, उससे लेके 12 किलोमीटर तक हमारा क्या होता है, टेरिटोरियल सी होता है, टेरिटोरियल सी कब तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक। क्या ये बात एकदम ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मेजर्ड फ्रॉम दी बेसलाइन, बेसलाइन का मतलब होता है कि जो भी आपका जहां तक भी लैंड है वहां तक, ठीक है। बेसलाइन को अब थोड़ा चेंज भी कर दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स में। अब देखो, शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंड लॉक्ड, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे वो कोस्टल हो या लैंडलॉक्ड हो, एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी। बिल्कुल, अगर वो इनोसेंट पैसेज है, हमारा फ्रेंडली नेशन है, तो बिल्कुल वो यहां से पास कर सकता है, ये बात एकदम ठीक है। ये जो वर्ड लिखा गया ना इनोसेंट, इसकी वजह से ही ये ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बोला गया जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ये भी ठीक है कि यहीं से, ये तो 12 नॉटिकल माइल्स है, ऐसे ही जो 200 नॉटिकल माइल्स है ना, वहां तक का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप एक्सप्लोरेशन वगैरह कर सकते हैं, वहां पे आप एक्सप्लोरेशन वगैरह कर सकते हैं, तो ये बात एकदम ठीक है, ओके। बट इसको सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना, ये फिर से आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको थोड़ी चीजें इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो जरा, ये 1 2 3 तीनों करेक्ट है। देखो ये क्या है, जो अभी हमने सी के रूल्स देखे, ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो ओशन यूसेज, रिसोर्स मैनेजमेंट और मरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो जरा, इस चीज को याद रखना, एक होते हैं इंटरनल वाटर्स, वाटर्स ऑन दी लैंडवर्ड साइड। लैंडवर्ड साइड का मतलब क्या है, समझ लो कि एक देश है ऐसे और उसकी बाउंड्री इस तरीके से, मान लो इस तरीके से उसकी बाउंड्री है, ठीक है। अब एक चीज देखो कि ये जो वाटर बॉडी है, ये तो यहाँ पे भी है, तो ये बोला है जो लैंडवर्ड साइड वाली है ना, जो लैंडवर्ड साइड वाली वाटर बॉडी है, जो बेस लाइन के अंदर आ रही है, उस पे उस कंट्री की फुल सोवर्जिनिटी होती है, वो उसके इंटरनल वाटर्स होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। टेरिटोरियल सी कौन सा होता है, मैंने आपको बताया 12 नॉटिकल माइल्स वाला, वो एक देश की सोवर्जन टेरिटरी होती है। जैसे आप लैंड बाउंड्री देखते हो ना, वैसे ही सी बाउंड्री जो हमारी है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक है, वो हमारी सोवर्जन टेरिटरी है, वो किसी और की नहीं है, ठीक है। उसके अंदर आप एयर स्पेस भी बना सकते हैं और सी बेड तो खैर है ही। फिर कॉन्टिगस जोन की बात करें, इस 12 से लेके जो 24 नॉटिकल माइल्स है, मतलब यहां से ही जो 24 नॉटिकल माइल्स है, मतलब 12 ये और 12 ये जो है, अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, जो कोस्टल स्टेट्स है, कैन एनफोर्स लॉज ऑन कस्टम्स, टैक्सेशन, इमिग्रेशन एंड पॉल्यूशन। अब जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो वो आपको कंफ्यूज कर देंगे टेरिटोरियल और कॉन्टिगस जोन के बीच में। याद रखना, जो हमारी टैक्स मेकिंग पावर है, जो हमारी टैक्स एनफोर्सिंग पावर्स हैं, इमिग्रेशन लॉज हैं, पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी हम चीज़ लेके आ रहे हैं, पॉलिसी लेके आ रहे हैं, वो सारी हमारी कॉन्टेगियस जोन तक रहती है, 24 नॉटिकल माइल्स तक रहती है, वो 12 नॉटिकल माइल्स पे खत्म नहीं हो जाती। 12 नॉटिकल माइल्स तो हमारा टेरिटोरियल सी है, जहां तक हमारी टेरिटरी है, यहाँ पर हम अपने बेसेस बना सकते हैं। बट कॉन्टिगियस जोन में हम टैक्सेस एनफोर्स कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं, इमिग्रेशन लॉज हमारे वर्क करेंगे, और प्लस पॉल्यूशन रिलेटेड जो भी हमारी पॉलिसीज है वो भी यहाँ तक वर्क करेंगी। फिर उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर ये जो है ये 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। यहाँ पे आपके पास कौन से राइट्स होते हैं, एक्सप्लोर करने के, एक्सप्लॉइट करने के लिए। किसको एक्सप्लॉइट करने के, जो नेचर है उसको कंजर्व करने के, मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। अब उसके बाद जो आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे किसी का कोई राइट्स नहीं है, ये क्या है, ये पीसफुल पर्पसेस के लिए होती है, और ये एक क्या है, ये इंटरनेशनल, जिसे हम कहें इंटरनेशनल रीजन है, ये यहाँ पर किसी का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ये हाई सीज बोलते हैं इन्हें, प्लीज इतना याद रखना।
ठीक है। दो की इंस्टीट्यूशन है जो इससे रिलेटेड काम करते हैं, एक है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, एक है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ दी सीज। अब ट्रिब्यूनल है तो क्या करेगा, ऑब्वियसली जो भी डिस्प्यूट कंट्रीज के बीच में होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, अथॉरिटी का काम क्या है, अथॉरिटी का काम है कि कंट्रोल करेगी जो भी एक्टिविटीज है डीप सीबेड में, जो भी नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है उन एरियाज में, उन रीजन्स में। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 86। ठीक है, इस पे भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस पर टाइम वेस्ट ना करने का रीजन ये है कि सेन काकू जो आइलैंड्स हैं, ये आपको पता है कि कॉन्टिन्यूसली ये न्यूज में रहते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन कि जापान कहाँ लिखा गया है, हाँ, जापान और चाइना के बीच में जो है ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, ये जो आइलैंड है इस पे दोनों अपना हक जमाते हैं और बोलते हैं कि ये जो रीजन है ये हमारा है। ये कहाँ पे लाई करता है, ईस्ट चाइना सी में। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा जापान जो है यहाँ तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, यहाँ से 410 किलोमीटर दूर है, चाइना से ये 330 किलोमीटर दूर है। और ताइपेई जो है यहाँ से ये कितना दूर है, 170 किलोमीटर दूर है। पर मेनली जो इन किसके बीच में झड़प रहती है, चाइना और जापान के बीच में, कि ये लाइन ये आइलैंड जो है हमारा है। देखो अब बहुत सारी चीज़ों की वजह से इंपॉर्टेंस ये रखता है। पहली बात तो मिलिट्री के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री बेसेस बनाए जा सकते हैं। आइलैंड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स है जिन्हें एक्सप्लॉइट करना है दोनों ही देशों को। तो इस वजह से ये जो है वो न्यूज़ में रहता है। ऐसा नहीं है कि आज ये कभी न्यूज़ में नहीं आएगा, फिर से ये न्यूज़ में आएगा। तो इसलिए आपको याद भी रखना है कि सेनकाकू आइलैंड्स कहाँ पर हैं। आपको याद रखने हैं, ये हैं ईस्ट साउथ चाइना, सॉरी ईस्ट चाइना सी में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87। अब ये भी देखो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। क्यों जब मैं आपको प्लेसेस इन न्यूज़ करवाता हूँ, प्लेसेस इन न्यूज़ करवाता हूँ, तो मैं आपको प्लेसेस इन न्यूज़ के साथ ये भी बताता हूँ कि ये रीजन न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर ये बोला जाता है ये रीजन है, अब बताओ कि ये न्यूज़ में क्यों था। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि आप प्लेसेस इन न्यूज़ को जरूर देखो। हर महीने ज्यादा नहीं, 15 से 20 प्लेसेस इन न्यूज़ होती है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना बार बार। अगर कोई रिपीट भी होती है ना प्लेसेस इन न्यूज़, तब भी मैं उसे ऐड करता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो पाए। ठीक है, तो आप उन सेशंस को देखियो, देखना। ज्यादा नहीं, 1.2 मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट के या 1 घंटे के ही सेशन होते हैं, वो ज्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, अब देखो, फिर इस पे टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो करंट पे जो भी न्यूज़ेस चल रही हैं, करंट में जो न्यूज़ में प्लेसेस हैं, उनके बारे में ही जानना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में जो पूछ ली वो पूछ ली। ठीक है, रिपीट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। देखो इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स हैं, ये एक दिन में खत्म नहीं होते, सालों साल चलते हैं। तो जो चीजें आपको यहाँ देखने को मिल रही है वो आपको प्लेसेस इन न्यूज़ में भी देखने को मिलेगी जो करंट में। ठीक है, क्योंकि ये चीजें कभी खत्म नहीं होती है ना। जैसे इंडिया पाकिस्तान का टेरिटोरियल डिस्प्यूट कभी खत्म हुआ, इंडिया चाइना का कभी खत्म हुआ, ये तो चलता ही जाएगा। ऐसे ही बाकी देशों का भी चलता जाएगा। तो चैड जो है, ये बोला गया सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेसेस बाय चाइना, ऐसा कुछ भी नहीं है। चैड में ऐसा कुछ भी नहीं है। गिने की बात करी गई तो यहाँ पर क्या, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, ये बात ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि लेबनान की बात करी जाए तो सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये तो लेबनान में देखने को ही मिलता है। टूनिशिया की बात करें, सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल उस टाइम पर ऐसा हुआ था। तो इस वजह से ये न्यूज में थे। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, इन क्वेश्चन को देख के आप अपने करंट अफेयर्स को टारगेट करो कि भाई प्लेसेस इन न्यूज में ये भी पूछा जा रहा है कि क्यों न्यूज में थे, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए मैंने वो सारी चीजें इंक्लूड करी। ये भी देखो, रीजन मेंशन्ड इन न्यूज़ क्यों, मतलब तब न्यूज़ में थे, है ना। अब आज के टाइम पर कौन से न्यूज़ में है वो तो आपको मैंने आपको बताया कैसे करना है। ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज़ को आप देखो, मैंने करंट अफेयर्स के जो सेशंस है उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट जाओ, वहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे देखो आप स्टार्टिंग से। ठीक है, एनाटोलिया की बात करी जाए अगर, तो क्या ये टर्की में, बिल्कुल यार, यहाँ पर अभी भी रिसेंटली भी आपको देखने को मिला था कि अर्थक्वेक आया था। तो अभी भी रिसेंटली भी ये न्यूज़ में था। ठीक है, अम्हारा जो है इथोपिया में है, बिल्कुल ये इथोपिया में है। कैबो डेलगैडो क्या स्पेन में है? भाई इन्होंने नाम ऐसा रखा, फिर उन्होंने बोला स्पेन लिख देते हैं, सबको समझ में आ जाएगा स्पेन ही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मोजाम्बिक्यू में, मोजाम्बिक्यू में है।
उसके बाद क्या है, कैटेलोनिया क्या इटली में है? बिल्कुल भी नहीं, ये उल्टा कर दिया था, ये है स्पेन में। ठीक है, बट अब इतना परेशान नहीं होना इन क्वेश्चंस को लेके जो करंट अफेयर्स में चल रही है, जो मैं करवा रहा हूँ उन्हें जाके पढ़ो, बस उतना बहुत है। ठीक है, इनके लिए इतना परेशान मत हो। तो ओनली 2 पेयर जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप अपने एप्टीट्यूड से कर सकते हो। ठीक है, अपने एप्टीट्यूड से कर सकते हो बहुत इजीली। तो इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूँ 10 सेकंड्स का, सोच लो समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। चलिए। चलिए, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, वाइल्ड एनिमल्स आर दी सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। खुद सोचो, जब इतना एक्सट्रीम बना दिया कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही इनके ऊपर राइट है और किसी का राइट नहीं है वाइल्ड एनिमल्स पे, क्या ऐसी बातें ठीक हो सकती है? आप खुद सोचो, वानतारा जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे वर्क कर रही है? अगर सोल प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट की तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी ज्यादा, मैंने क्या बोला, एप्टीट्यूड इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाओ, बहुत एक्सट्रीम बनाया है यार। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट देखो। When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. सिंपल सा टाइगर का एग्जांपल ले लो। अगर टाइगर को प्रोटेक्टेड मतलब डिक्लेयर किया गया है, तो चाहे वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर हो या बाहर हो, वो तो इक्वल प्रोटेक्शन उसे प्रोवाइड कर ही जाएगी ना, ऑब्वियसली। हमेशा एग्जाम्पल अपने दिमाग में लाया करो। फिर ये देखना कितनी वाहियात स्टेटमेंट थी जो देखते ही आपको गलत कर देनी थी। Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient grounded for its capture and killing। की मतलब अगर हम इतना हमें दिख जाता है कि कोई भी प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल है, अगर वो ह्यूमन लाइफ को डेंजर में हम उसे देख रहे कि ह्यूमन लाइफ उसकी वजह से डेंजर में आ रही है, तो ये सफिशिएंट ग्राउंड है कि उसको कैप्चर कर लो और मार दो। यार खुद सोचो, ऐसा कभी किया जा सकता है? ये तो चलो कैप्चर वाली बात तो चलो मान भी लेते हैं हम, पर क्या उसको मार देना, क्या ये सही चीज है? क्या ये ऐसा गवर्नमेंट कहीं पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिख सकती है? खुद सोचना, कभी नहीं लिखेगी। ठीक है, तो फिर इसका क्या है, ओनली ऑप्शन नंबर बी, जो सॉरी, ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, जो कि हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो मैं कह रहा हूं, आप एप्टीट्यूड अपना कैसे बना पाएंगे, एक दिन का काम नहीं है। जो पिछले 70 क्लासेस देख रहा है उसको ये बात समझ में आ गई है, कौन सी स्टेटमेंट वो गलत कर रहे हैं, कौन सी स्टेटमेंट वो सही कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी अगर सेम एप्टीट्यूड चाहिए ना, आपको भी ये क्लासेस देखनी पड़ेगी। 72 क्लासेस अब तक हो चुकी हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि एक दिन में 72 खत्म कर दो, नहीं, अगर रोज आप 3 भी करोगे ना, तब भी आपका हो जाएगा। ठीक है, पर आपको क्या करना है, आपको टाइम देना पड़ेगा। 1.5 की स्पीड कर लो, 1.75 तो ज़्यादा हो जाएगी, 1.5 की स्पीड में करके देख लो, आपका काम हो जाएगा। बस ये है कि सैटरडे संडे भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो मेहनत के बिना कुछ होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये इतना वाहियात क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें क्या बोल दिया गया कि सर्टेन स्पीशीज है ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विच आर वेल नोन एज द कल्टिवेटर ऑफ फंगी। ठीक है, सब परेशान थे भाई साहब जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि अरे भाई ये क्या पूछ लिया। ठीक है, तो कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी किसे कहा जाता है? एंट को कहा जाता है। बट देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बोलता हूँ 50% से कम कट ऑफ जा रही है, और उसके पीछे रीजन ऐसा ही है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए परेशान नहीं होना, जितना आपके लिए ये सब चीजें न्यू है उतना ही सबके लिए है। आप अकेले और अलग नहीं हो। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज याद रखना कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले, अगर आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो तो आप उसे अटेम्प्ट करो, नहीं हो तो मत करो। बट आप अपने 4 कोर सब्जेक्ट्स पर कमांड बना के चलो, और करंट अफेयर्स जितनी जरूरी है सिर्फ उतनी पढ़ के चलो। ठीक है, बहुत आपको अपने जिसे हम कहते हैं सोर्सेज को और अपनी पढ़ाई को लिमिट करना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा। अगर सब कुछ पढ़ने जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, सब कुछ पढ़ने जाओगे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जरा, मैंने इकोनॉमिक सर्वे डाल दिया था। मैंने इकोनॉमिक सर्वे डालने के बाद यूनियन बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दिए। यहाँ पे भी 10 पॉइंट देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी 10 पॉइंट। जिसने भी नहीं देखी है आप जाके देख लो।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उतनी बात करिए जितना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर बात नहीं करिए। ठीक है, बाकी 90 क्वेश्चंस हो गए, मतलब कि आज के 15 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप मुझे बताओ 15 में से आपके कितने करेक्ट हैं। ठीक है, देखता हूँ मैं, सबके कमेंट्स को देखता हूँ, तो फिर मैं रिप्लाई भी करता हूँ, इसलिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।